बाकी लोग जो आंदोलन में जो पुराने लोग हैं वही जानते हैं, नए लोगों को कुछ मालूम नहीं। ठीक है, अभी उसको चालू करना। बैठ जाओ, कोई इधर उधर नहीं हिलेगा, पूरा आराम से बैठ करके सुनना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। करुणा सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को त्रिवार अभिवादन। पूजनीय भिक्खु महासंघ, भिक्खुनी महासंघ, उपासक उपासिका संघ, बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के बीटी एक्ट रद्द कराने को, निरस्त कराने, दुरुस्त कराने को लेकर के ये जो अभियान जारी है महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए, आज 380वां दिन है। गुरुवार की शाम 26 फरवरी 2026 आज अपने अनिश्चितकालीन धरना स्थान पे भदंत धम्मनाग अपने धरना स्थान पे आए हुए। मुंबई में ज़्यादातर रहते हैं और अचानक से थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि मैं बुद्ध गया में आया हूँ। ऐसे फ़ोन ऑन करते नहीं, बहुत लंबा लंबा समय तक बात नहीं होती। कब बहुत ज़रूरी हुई तो तब जाके होती है, नहीं तो बात नहीं होती है। मुझे नहीं मालूम था कि उनका बाईपास सर्जरी हुआ है और अभी वहां से बाहर निकले हैं और इधर आए हैं। तो बंते जी जो है देश विदेशों में जगह जगह व्यस्त रहते हैं और एक स्कूल कर्नाटक में चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। छोटे बच्चों से लेके स्कूल खोला, हथियार बोल के जगह है कर्नाटका में, वहां पर। और वो स्कूल में गया हूँ एक बार देखने के लिए। और इंग्लैंड के हमारे जो उपासक लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन, उन उपासकों ने बंते जी को एक एक कमरा बना के दान दिया और वो स्कूल खड़ा हुआ और बच्चों की पढ़ाई वगैरह वहाँ बढ़िया से चलती है। और हम लोग, मैं तो ज़्यादा घूम नहीं पा रहा हूँ, बीच में थाईलैंड में जो कोरोना पीरियड में रह गया था और उसके बाद आने के अपनी माँ की सेवा में रहा। और उसके बाद इस आंदोलन में अभी 380 दिनों से आंदोलन में ही है, कहीं जाना आना नहीं है। तो भंते जी को हम हमेशा देखते हैं फेसबुक के माध्यम से, देश विदेशों में सभा में, सम्मेलन में, मीटिंग में, जहाँ तहाँ जाता जाने आने में भागा भागी में लगे रहते हैं। और बहुत ज़्यादा भागा भागी करने के चक्कर में शुगर के पेशेंट रहे हैं पहले से ही, काफी चक्कर आके गिर जाते थे, इतना उनका हाई शुगर रहता था। अभी बहुत लंबे समय से हम लोग साथ में नहीं हैं, बैठे नहीं हैं, बातचीत नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बुद्ध गया के आंदोलन में वो काम करते रहे हैं। और आंदोलन के काम की वजह से ही पूरे कोंकण प्रांत में धम्म यात्रा निकाली थी, दादर चैत्य भूमि से 2 बार महाड़ के लिए। महाड़ में कार्यक्रम वगैरह हुए, पूरे उस क्षेत्र में काफी काम हुए। तो आज जो है धम्मनाग बंते जी धरना स्थान पे आए हैं। मैं अपने धरना स्थान की ओर से भिक्खु प्रज्ञावंश को ये खाता पहना के बंते जी का स्वागत करेंगे। फोटो ले लो उधर से। एक है साधु साधु साधु। अभी अधिक समय न लेते हुए मैं बंते जी को माइक सौंपता हूँ और वो जो है आज के इस धरना स्थान पे अपने विचार रखें, बंतेगणों को मार्गदर्शन करें। भदंत धम्मनाग जी।
सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को शरण जाती हुई परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारों को, इनके कार्यों को अभिवादन करते हुए मेरे सीनियर भजन प्रज्ञाशील इन्हें नमन करते हुए और सारे भक्त संघ को नमन करता हूँ। काफ़ी समय के बाद, जैसे कि आपने भंते जी ने बताया कि 380 दिन इस धरने को हो चुके हैं। धरना जब से चला तब से फेसबुक के माध्यम से भी इस धरने की जानकारी रखता रहा और 28 नवंबर को मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। यानी करीब करीब 6 ब्लॉक थे, 60% हार्ट टोटली बंद था। डॉक्टर चकित थे कि जीवित कैसे है, तो ये भी अपना एक धम्म का बल है, भिक्षु संघ का आशीर्वाद है, भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री करुणा, जिस कारण करीब 2.5 महीने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ बर्मीज और थाई लोग आए थे उनको मिलने के लिए। मैंने कहा था कि पंडित जी अगर हम तो आपके सेंटर पे नहीं आ सकते, तो अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउड है तो प्लीज़ आप आइए। तो कल सुबह आया था। कल 28 घंटे की जर्नी हुई और उसके बाद भी फिर मुझे कल रेस्ट चाहिए था, तो पेन किलर खा के कल पूरा दिन भर रेस्ट किया और आज थाई लोगों के साथ में, बर्मी लोगों के साथ में मीटिंग करके फिर मैंने सोचा कि क्यों ना धरना स्थल पे जाया जाए और फिर भंते जी को फ़ोन लगाया और आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। 380 दिन धरना चलाना ये बहुत बड़ी बात है। कितने आंधी तूफान से संघर्ष करते हुए एक ही जगह से बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार को जगाने का काम भंते प्रज्ञाशील और उनके संघ द्वारा और सभी भारत के जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से यह आंदोलन चल रहा है। क्योंकि वो पहले बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उन्हें पूरी आंदोलन की दिशा और दशा और किस तरह से आंदोलन चलाया जाए इसकी बखूबी जानकारी है। कहने का मतलब ये है कि आंदोलन में मैं आना तो चाहता था, मगर समय के अभाव के कारण सोचा आज जाऊं तो कोई और काम आ पड़ता, कल जाऊं तो कोई और काम आ पड़ता। तो बीच में मेरे ख्याल से लंदन से ही मैंने भंते जी को फ़ोन किया था कि क्या आंदोलन की दिशा है, क्या है, चल रही है। जब मेरे ख्याल से भंते जी बीजापुर आए थे और बीजापुर के कुछ लोगों के साथ में मीटिंग वगैरह की थी। और अब आपके बीच में तो मैं इतना ही कहूँगा आप सबको कि बीटी एक्ट चेंज करना ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे
बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई है। उस शक्ति का ना रंग है ना रूप है, मगर अगर उस शक्ति के साथ में हमको लड़ना है तो हमें भी धैर्य के साथ, शांति के साथ उस शक्ति का सामना करना जरूरी है, क्योंकि धैर्य और शांति ही एक ऐसी हथियार है जो अच्छे अच्छे तूफान को भी रोक कर आगे बढ़ जाता है। आंदोलन जो आपका पूरा चला, आपका यानी उसमें मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी आंदोलन का हिस्सा था। उस समय यूट्यूब नहीं था, आज यूट्यूब है। आज यूट्यूब के माध्यम से आंदोलन बड़ा ही उग्र दिखता है कि इतने लोग आंदोलन को पहुंचे, उतने लोग आंदोलन को पहुंचे, मगर वास्तविकता और सच्चाई कुछ और रहती है। जब ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में पहली बार, किसी ने शायद कोशिश भी नहीं की होगी, भंते आनंद और भंते प्रज्ञाशील के नेतृत्व में मैंने पहली महाबोधि महावीर मुक्त आंदोलन की भिक्षुओं की पदयात्रा निकाली, पहली पदयात्रा। और वो पदयात्रा थी टोटल 150 किलोमीटर की। उस समय की स्थिति आप जानते हो कैसी रही होगी। बाबा साहब के निब्बान भूमि, चैत्य भूमि से वो पदयात्रा स्टार्ट किए, और जहाँ पे बाबा साहब ने पूरे भारत में क्रांति का बिगुल बजाया था, उस महाड़ चौधर तालाब पर वो यात्रा समाप्त की थी। बड़ा ही कठिन समय था। मैंने भंते को बोल दिया कि भंते, क्यों ना इस तरह की पदयात्रा की जाए, लोगों को जगाया जाए। आज तो यूट्यूब के माध्यम से घर घर में मैसेज जा रहा है, और लोग बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी बीटी एक्ट को चेंज करने के लिए बुद्धों का विहार बुद्धों के हाथ में प्राप्त करने हेतु आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन उस समय कोई भी मीडिया नहीं था, और तब भी हमारे पीछे उस समय लाखों की तादाद में भीड़ चलती थी। सोचो, घंटे लोग आगे, उसके पीछे उपासक लोग चलते थे। तो वो जो आंदोलन था, वो समाज के अंदर में दिशा और क्रांति देने वाला आंदोलन था। हमारे पास में पैसे भी नहीं थे, और ना ही हम लोगों ने कभी चंदा मांगा कि हमको आंदोलन के लिए चंदा चाहिए। हमने तो इतना ही कहा था लोगों से कि हम बुद्ध गया का बुद्ध विहार आजाद करने के लिए रास्ते पे चल पड़े, हो सके तो हमारे साथ 2 कदम चलना, और उस बुद्ध गया का जब भी बुद्ध विहार बुद्धों के हाथ में सौंपा जाएगा, तब शायद आपका कार्य सफल होगा। इतना ही हमने कहा, किसी से 1 रुपया नहीं दिया और मांगा भी नहीं, मगर लोग आते गए, जुड़ते गए। उस समय के सारे बुजुर्ग भिक्षु, जैसी भंते ने कहा, शायद वो आज नहीं है, उन्होंने हाथ में लाठी, चलना नहीं होता था, फिर भी पैदल पैदल चलते थे, और उस आंदोलन को सक्सेस करने की पूरी कोशिश की। तो 2006 में पहली पदयात्रा निकली, और फिर उसके बाद में 2008 में दूसरी पदयात्रा निकली, और 2008 के बाद में मुझे इंग्लैंड में जाना पड़ा, और फिर उसके बाद में फिर ये पदयात्रा जो थी बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन की रुक सी गई।
क्योंकि मैं उधर चला गया तो इधर में महाराष्ट्र में जिस तरह से जन आंदोलन चल रहा था उसको भी कहीं ना कहीं धीमी गति मिलनी चालू हुई। भंटे भी कुछ समय से बीमार चले तो अपने इलाज के लिए भी थाईलैंड गए। 2 साल 2.5 साल वहां बिताने के बाद में फिर से इस आंदोलन के लिए सक्रिय हुए और लगातार यानी आज 1 साल इस आंदोलन को खींचते हुए लेके आए। व्यवस्था देखने के बाद में लगता है कि आप लोगों का धैर्य, आप लोगों का पेशेंस, आप लोगों की एकता, हिम्मत, आज कोई इसे जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, मगर जब भी क्रांति की ज्वाला जल उठती है तो वो क्रांति की ज्वाला के पीछे वो लौ को जलाने वाले जो लोग होते हैं वह सदैव अजीवित रहते हैं, तो वो आप लोग हो। ज्यादा मैं समय आपको लूंगा भी नहीं, लेकिन आज आंदोलन में भी जिस तरह से हम देखते हैं, राजनीतिक तौर पे भी आंदोलन चल रहा है और धार्मिक तौर पर भी आंदोलन चल रहा है। तो धार्मिक ताकत दिखाना भी जरूरी है और राजनीतिक ताकत दिखाना भी जरूरी है। दोनों ताकतें एक साथ होना जरूरी है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सब अपने अपने मत मतांतर को त्याग कर, अपने अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अपनी मान प्रतिष्ठा को छोड़कर एक ही प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करें कि भारत के अंदर का, भारत का दार्शनिक पवित्र स्थल, भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का स्थल, ये भगवान बुद्ध के अनुयायियों को यानी उनके भिक्षु संघ को मिले, उनके अंडर में यहाँ की व्यवस्था चले। इसके अंदर में काफी खूबियां हो सकती है, आंदोलन के अंदर में बहुत सी खामियां हो सकती है, मगर आंदोलन चलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उस आंदोलन को साल तक खींचते लाना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी ने 1 दिन के लिए धरना किया होगा, किसी ने 2 दिन के लिए धरना किया होगा, किसी ने 3 दिन के लिए धरना किया होगा, मगर मैं ये कहूँ कि आज हम, अब टेक्निकल बात करूंगा, कि आज हम बीटी एक्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो भारत के तमाम जितने भी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं वो सामने आए, धरने में शामिल हो जाए, और अगर ये बीटी एक्ट पुराना चेंज करना है तो अपने आज के मुताबिक एक बीटी एक्ट की ड्राफ्टिंग करें, जो हमें जरूरी है। हमें क्या चेंज चाहिए उसके अंदर में, हम बौद्धों के हितों के लिए उस बीटी एक्ट के माध्यम से क्या पारित कर सकते हैं, उसकी एक कमेटी बनी। फिर अगर ये आंदोलन की गूंज बिहार से केंद्र सरकार तक कैसी जाए, तो सबसे पहले हम बिहार सरकार को जगाए, बिहार सरकार केंद्र सरकार को जगाने का काम करे। अगर केंद्र सरकार जागने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं दे सकती, तो फिर हम न्याय के दरवाजे को खटखट करें। आज अगर भिक्खु अपनी ताकत के साथ में आंदोलन चला रहा है, तो मैं जो भारत के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो है, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, वो भी गौरवपूर्ण
इस आंदोलन में शामिल हो जाए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, मगर वो भी आए और आंदोलन को और मजबूत बनाए। अभी आंदोलन जो हुआ, आपका भी यहाँ पे बहुत बड़ा 12 फरवरी को, यानी 1 फरवरी से लेके तो 12 फरवरी तक माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपने भी 12 दिन का यहाँ पे सामने शिविर भी चला, शिविर में चिवर भी दिए गए और उस आंदोलन को मजबूती देने का काम भी हुआ। एक तरफ दिल्ली में भी आंदोलन हुआ और वहाँ पे भी लोग इकट्ठा हुए। तो कोई दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, कोई बुद्धगया में आंदोलन कर रहा है, तो ये दोनों आंदोलन को एकत्रित होकर, बात तो ऐसी है कि हम सभी के सभी एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं। मगर आज शत्रुता इतनी बढ़ गई है कि ना मैं तेरा मुंह देखने को तैयार है, ना वो मेरा मुंह देखने को तैयार है। और रास्ते पे चल पड़े तो सरकार भी सोचेंगी कि अगर कल बौद्धों का बौद्ध विहार अगर मुक्त करके भिक्षु के हाथ में दिया जाए तो किसे दिया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। तो उन्हें भी मैं यही बताना चाहूंगा कि आंदोलन को सही दिशा अगर देनी है तो हम अपने सारे अहंकार को त्याग कर एक ही मन से आंदोलन चलाएं। दो मन से आंदोलन चलाकर ना तो हम उस आंदोलन को कामयाबी की ओर लेके जा पाएंगे, ना तो आप आंदोलन को कामयाबी की ओर लेके जाओ पाओगे। चलेगा आंदोलन। और यहाँ की मनुवादी व्यवस्था को यही चाहिए कि ये आंदोलन बढ़ते रहे, टूटते रहे, बिखरते रहे और ये आंदोलन भी टुकड़ों में जिस दिन हो जाएगा फिर उसके बाद में फिर से नए आंदोलन को खड़ा करने के लिए फिर हमको उसी तरह की शक्ति लगाना पड़ेगा। तो आज लोग जाग रहे हैं, घर घर में यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी ये मैसेज जा रहा है कि बौद्धों का बौद्ध विहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। तो ये सारे भारत के तमाम बौद्धों को, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, यहाँ तक कि अभी नॉर्थ ईस्ट साइड में हो या हिमालयन साइड में हो, ये सारे बौद्धों को इकट्ठा होकर उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए पंथ, व्यवस्था, इन सब को अलग रखकर सिर्फ एक बात पर इकट्ठा हो जाए कि हम सब बौद्ध है और बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिले, इसलिए हमको ये आंदोलन लड़ना है, ये आंदोलन करना है। तो मैं आशा करूंगा कि काफी दिन के बाद मुझे ये मौका भंते प्रज्ञाशील के माध्यम से आपके धरना स्थल पर मेरी बात रखने की मुझे इजाज़त दी गई है। तो मैं इतना ही कहूँगा फिर से एक बार कि आंदोलन को टुकड़े में मत बांटो। अभी मैंने सुना था कि मेरे कर्नाटक से 40 लाख रुपए देकर ट्रेन बुक की गई और वो दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंची। कितना सच है कितना झूठ है मैं तो नहीं जानता, मगर फेसबुक में बहुत चला है। एआई का जमाना है, एक मैसेज डाल दिया जाएगा कि मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, कि इमेज विद इन 2 मिनट में क्लिक हो जाती है। तो 40 करोड़ रुपए देकर भी आप जंतर मंतर पहुंच सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मगर सही बात बोलूं, 40 लाख बहुत बड़ी बात होती है। 40 लाख हमारा समाज अपने जेब के खर्च कर कर किसी आंदोलन में शरीक हुआ, आज तक तो इतिहास गवाह नहीं है। आज तक इतिहास गवाह नहीं है। बहुत बड़ी इमेज। मुझे बोला गया कि भंते जी आप आंदोलन को नहीं आ रहे, हमने गाड़ी बुक किया, हमने ट्रेन बुक की, हमने ये बुक किया, हमने वो बुक किया। तो बोला नहीं, मैं तब तक उस आंदोलन में शरीक नहीं होऊंगा जब तक मुझे नहीं लगता कि आंदोलन की दिशा
सही और हॉनेस्टली होने जा रही है, यानी हॉनेस्टली यानी ईमानदारी के साथ। चाहे आपको लड़ना है लड़े, मैं आपकी लड़ाई को विरोध नहीं करूंगा, मगर उसके अंदर में हमें एकता दिखानी है। काफी लोग उस आंदोलन में आए, नेता लोग आए, आपके पास भी नेता लोग आए, कोई 2 दिन यहाँ पे रहता है, कोई 2 दिन वहां पे रहता है, कोई हमें कुछ बताता है, कोई उन्हें कुछ बताता है। तो ये आंदोलन की सही दिशा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है, आधे भंती इधर है, आधे भंती उधर है, तो ये भी आंदोलन की सही दिशा नहीं है। आज फिर से एक बार यानी 2008 के बाद में, उसके बाद भी धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई कोने में आंदोलन की जन जागृति चली, मगर 2008 के बाद में फिर से उस आंदोलन को जिंदा करने का बात या फिर वो सोच फिर से सोची गई, रखी गई। तो वो भंते प्रज्ञाशील उनने फिर से रखी, आंदोलन शुरू हुआ। उसके कुछ समय के बाद में भंते लोग जुड़े ना। पहले तो ये सोच किसी ने पैदा नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। किसी को तब याद नहीं आ रहा कि वहां पे कितने 5 पांडव है कि क्या है। ये आंदोलन पे धरने पे आने के बाद जब वो लोग यहाँ पे भ्रमण करने लगे, तब जाके एक छोटा सा वीडियो सामने आया और लोग हमारे उस वीडियो को इतने ज्यादा वायरल कर चुके थे कि एक नया नाम आया, क्रांतिकारी। एक क्रांतिकारी हमारे पीछे भी है, जिनकी तस्वीर लगी है, महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने किसी से बगावत नहीं की, सबको अपना लिया और सबको अपना कर उस समय शिक्षा की क्रांति की थी। अगर आज हमें बुद्ध गया आंदोलन को और मजबूती देना है तो हमें इस तरह की क्रांति करनी है। वो क्रांति शांति का संदेश दे, वो क्रांति एकता का संदेश दे, क्योंकि हमें बुद्ध अनुयायी और बुद्ध पुत्र कहते हैं, तो हम बुद्ध पुत्र होने के नाते हम शांति अमन के साथ ही आंदोलन को कामयाब बनाए। भंते मेरे वरिष्ठ है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। आप नए हैं, फिर भी संघों का नमन करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। इसके माध्यम से शायद इसके बाद कल मेरी रिटर्न की टिकट है, मैं कल चला जाऊंगा और जाने के बाद 6 महीने तक तो मुझे डॉक्टर ने रेस्ट कहा है कि आपको हिलना नहीं, डुलना नहीं, ट्रैवलिंग नहीं करना है। मगर ये दिल है कि मानता नहीं वाली बात हो जाती है, तो इसलिए फिर भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद हैदराबाद जाऊँगा, हैदराबाद को 5-6 घंटे रुकूंगा और सुबह 1 तारीख को फिर से मैं थाईलैंड जाऊँगा। थाईलैंड से फिर मैं 4 तारीख को लौट के आऊँगा और 4 तारीख के बाद में यानी मुझे 25 मार्च को फिर मलेशिया जाना है। तो ट्रैवलिंग भी है, अपना भी काम है, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे भी काम कर रहा हूँ। मगर आज काफ़ी सालों बाद, मेरे ख्याल से 2 साल तो उनके निकल गए होंगे थाईलैंड के अंदर में, 3.5 साल और यहाँ ये पकड़ के तो 1.25 साल, 4-5 साल के बाद में आदरणीय भंते प्रज्ञाशील से मुलाकात हो रही है। तो उन्हें नमन करते हुए, क्योंकि उनको भी काफ़ी शुगर वगैरह था, तो उन्होंने अपना सारा नेचुरल थेरेपी के साथ में सारी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थाईलैंड में उन्होंने 2.5 साल दिया। शुगर मुझे भी था और अब शुगर थोड़ा कंट्रोल है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब आपके लाइव कैमरे के माध्यम से
मुझे अगर सुन रहे हैं, जो हमारे स्नेही हैं उन्हें भी, और जो हमें नापसंद करते उन्हें भी एक ही संदेश मैं देना चाहूँगा कि हम सब इकट्ठा होकर, चाहे वो भिक्षु संघ हो, चाहे वो उपासक संघ हो, चाहे वो उपासिका संघ हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सब इकट्ठा होकर एक मंच के साथ में इस आंदोलन को कामयाब करने की कोशिश करे। अपनी अपनी डपली ना बजाए, क्योंकि अपनी अपनी डपली में क्या पता किसके डपली में कितना शोर है, मगर जिसके डपली में जितना शोर रहेगा वो डपली भी उतनी जल्दी फट जाती है। मगर एकता के साथ में अगर हम डपली बजाएंगे तो भले एक डपली फट जाएंगी, मगर दूसरा बंदे तैयार रहेंगे उस डपली को कवर देने के लिए, यानी अपनी कुर्बानी देने के लिए। तो ये आंदोलन को कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा और कभी इसको कोई मोड़ नहीं पाएगा। तो इसी आशा के साथ आप सबको फिर से एक बार संपूर्ण संघ को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पूजनीय भंते प्रज्ञाशील को भी मैं नमन करता हूँ और आप सबसे इजाजत लेता हूँ और अपनी छोटी सी वाणी को, छोटे से विचारों को यही समाप्त करता हूँ। चाहे किसी अच्छे लगे किसी बुरे लगे, मैं ये तो नहीं जानता, मगर इतना ही कहूँगा कि हमेशा अच्छा